नमस्ते बच्चों, आज हम लोग वेदांत भाग 2 के पाठ अतीत में दबे पांव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अतीत में दबे पांव ओम थानवी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। ओम थानवी के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान की यात्रा की गई और उसका जो वृतांत उन्होंने प्रस्तुत किया वो विधा है, रिपोर्ट। एक तरह से वहाँ का क्रमवार ब्यौरा आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। पढ़ते हैं हम लोग अतीत में दबे पांव। संक्षेप में हम लोग लेखक ओम थानवी का परिचय जान लेते हैं। ओम थानवी जी का जन्म 1 अगस्त सन 1957 में फलोदी, राजस्थान में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर राजस्थान विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने व्यावसायिक प्रशासन में M.Com किया। इसके अलावा ये इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से लेकर 1989 तक राजस्थान पत्रिका से जुड़े रहे। इन्होंने इतवारी पत्रिका का संपादन किया और इनको कई सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार विशेष स्थान रखता है। इसके अलावा वर्तमान में भी ये दैनिक जनसत्ता के संपादक के रूप में कार्यरत हैं और लंबे समय से उस कार्य से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ उनका जो अपना विशिष्ट कार्य है वो है पुरातत्व से संबंधित जितने भी इस तरह के पुरातात्विक स्थल हैं उन स्थानों की यात्रा करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना और उसके बारे में इस तरह से विस्तृत चर्चा करते हुए अपनी यात्रा वृतांत को प्रस्तुत करना भी इनका शौक रहा है, इनकी रुचियों में समाहित है। पाठ की मुख्य बातें थोड़े से सारांश के रूप में हम लोग जान लेते हैं। यह रचना यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। यानी इस पाठ में आपको सारी चीज़ें जो उस सभ्यता से जुड़ी हुई हैं वो पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेंगी और ऐसा लगेगा कि जैसे हम उस सभ्यता के जो प्राचीन नगर हैं उन नगरों की यात्रा ही कर रहे हैं। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति को खोज खोज कर दिखाया है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। यह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। इसकी खूबी इसका सौंदर्य बोध था। ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों को आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ जाना लेखक को दुखी करता है, लेखक के मन को कचोटता है। यह सभ्यता लगभग 6000 साल पुरानी है। हालांकि जो एक सम्मानित पत्रिका नेचर है उसमें इसे 8000 वर्ष पुराना बताया गया है। और विशेष बात यह है कि आप इसका विस्तार देख सकते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे, ये आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये इसके मुख्य दो शहर हैं, मुख्य दो नगर हैं जहाँ से हमें इसके पूरे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत में राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक गांव है। वहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और इसीलिए उस स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल माना गया है। भारत में राखीगढ़ी नाम का एक गांव है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ये सभ्यता ही पूरी जो है वो कांस्य काल या ताम्रकाल की है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके मुख्य दो नगर हैं। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का शहर, मुर्दों का नगर, लेकिन उसका नाम जो है मोहनजोदड़ो ये अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं। तो ये यहाँ की खुदाई में बहुत बड़ी तादाद में सड़कें, इमारतें, धातु और पत्थरों की मूर्तियाँ, काले और भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, पत्थर के औजार, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान व खिलौने आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था।
यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ पर मुख्य बातें जैसे आई हैं, इसमें चाक पर बने हुए चित्रित भांडे, यानी जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो बाकायदा पके हुए भी हैं और उन पर बहुत सुंदर कलाकारी की गई है, जिससे इनका सौंदर्य बोध पता लगता है। इसके अलावा बहुत सारे साज सामान की वस्तुएं मिली हैं, बहुत से आभूषण, भले ही वो खंडित अवस्था में है, कुछ खिलौने आदि मिले हैं। इन सब पर जो चित्रकारी है, ये उनकी कलाकारी है, वो वास्तव में उनकी जो सुंदर सोच है, जो सुंदरता को परखने की या सुंदरता बनाने की जो उनकी अपनी एक अच्छी उनकी जानकारी है, वो प्रस्तुत करती है। उनका सौंदर्य बोध उससे स्पष्ट होता है। इसके साथ ही ये नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी उनकी योजना थी, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई ये सभ्यता थी और नदी में कभी भी पानी जो है वो बढ़ सकता है। इसीलिए उसको जो भी उन्होंने नगर आबाद किया वो थोड़े धरातल से थोड़ा सा उठा करके टीला बना करके उसके ऊपर उन्होंने पूरी आबादी अपनी रखी। हालांकि उसके पीछे जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके घर थोड़े ऊंचे टीले पे थे, और जो सामान्य थे या जो शिल्पकार थे उनके घर थोड़े नीचे टीलों पर थे। हालांकि ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर अनुमान लगाया गया है। वास्तव में क्या था ये अभी भी हम लोग को ठीक से नहीं पता लगा है, क्योंकि उनकी लिपि अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके। यहाँ पर हम लोग उस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ पात्र, कुछ बर्तन देख सकते हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर पत्थर पर, हर जो उनका जितने भी उनके यहाँ पे बर्तन दिखाई दे रहे हैं, जो उनके पात्र दिखाई दे रहे हैं, सब पे बहुत सुंदर चित्रकारी है। और ये आप सोच लीजिए कि इतनी पुरानी सभ्यता के ये साक्ष्य जो हमें खुदाई में मिले, तो ये वास्तव में जिस समय रहे होंगे उस समय वास्तव में सुंदरता की पराकाष्ठा को छूते होंगे। बहुत अधिक उनकी जो उनकी सौंदर्य बोध है वो सौंदर्य बोध इसमें दिखाई देता है कि उनकी सुरुचि पूर्वक उनकी जो कलाकारी है वो इन बर्तनों में आप आसानी से देख सकते हैं। इस सभ्यता की भवन निर्माण योजना या वास्तुकला जो है वो उत्कृष्ट कोटि की थी, और जो हमें साक्ष्य मिले हैं भले ही वो खंडित अवस्था में है, लेकिन वो इस बात के प्रमाण हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो जिसको लैंडस्केप भी कहा गया एक तरह से, वो बौद्ध स्तूप है। क्योंकि बौद्ध स्तूप की अपनी जो संरचना है वो आप लोग जानते हैं कि ऊपर की ओर वो गोलाकार और ऊपर की ओर पेटिका होती है। ऐसा ही बौद्ध स्तूप वहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुआ है। सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की थी। राखलदास बनर्जी पुरातत्ववेत्ता हैं जो इस तरह के साक्ष्य आदि से संबंधित खुदाई आदि का कार्य करते हैं, और उसके बारे में फिर बाद में अनुमान लगाया जाता है कि ये किस समय का होगा। तो जब उन्होंने खोज की तो उन्हें ईसा पूर्व के निशान मिले। सन जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान आरंभ हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता का दावेदार बन गया। तब हम ये बात सिद्ध हो गई कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो जो उसकी समकालीन सभ्यता थी उन सबसे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उन सबसे भी प्राचीन है। मतलब जब इस पूरी खुदाई से जब हमें साक्ष्य मिले और साक्ष्य के कारण जब अनुमान लगाया गया कि ये तो ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं, तो ये बात इस पक्की हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है। इस बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लैंडस्केप कहते हैं किसी सीनरी को, किसी दृश्य चित्र को, और नागर भारत यानी जहाँ पर नगरीय सभ्यता का विकास हो गया, जहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि हाँ नगर बसाए जाने लगे और उस तरह से लोग रहने लगे, उसको हम सबसे सुंदर लैंडस्केप कह सकते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है, और ये विशेषता है क्योंकि जो पूरी उसकी जानकारी है फिर गढ़ के पिछले हिस्से में, गढ़ के सामने, गढ़ के पश्चिमी भाग में, इस तरह से करके ही इसके साथ पूरी जानकारी प्रस्तुत की गई है। तो क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर भी है और इस हिस्से को गढ़ कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इतना अधिक सुनियोजित जो नगर का बसाव है वो अन्य किसी सभ्यता में देखा नहीं जाता, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उन्होंने उस समय जो आधार बनाया उस आधार पर आज भी नगरों का नियोजन किया जा रहा है, और जो उस मानक के अनुरूप नगर बसाए जा रहे हैं वो आज भी श्रेष्ठ नगरों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ का अगर हम लोग भारत की बात करें तो चंडीगढ़ जो है वो कहा जाता है बड़ी अच्छी तरह से बसा हुआ शहर है, और चंडीगढ़ ने उसी परंपरा को अपने उसमें अपनाया है जिसको हम लोग ग्रिड शैली कहते हैं। अब ग्रिड शैली क्या होती है? ग्रिड शैली वो है जहाँ पर सड़कें सीधी या आड़ी हैं, मतलब बीच में टेढ़ी मेढ़ी घूम गई, इधर से हो गई उधर से हो गई, ऐसा नहीं होता। सीधी सीधी जा रही है और बीच में फिर आड़ी, बिल्कुल सीधी आड़ी उसमें सड़क आके मिलेगी जिसमें समकोण टाइप का बन जाए। तो ऐसी जो सड़कें हैं जहाँ एक दूसरे को ऐसे काटती हैं,
और फिर उसके अंदर जो है पूरी कॉलोनी बसाई जाती है, वो कहलाती है ग्रिड शैली। तो नगर नियोजन इनका बहुत अधिक बेमिसाल है, क्योंकि उसी की आज भी लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको ही आदर्श मानते हैं। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। गढ़ अभी आपने पहले ही पढ़ा, जहाँ पर बौद्ध स्तूप है। ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उच्च वर्ग की बस्ती थोड़े ऊंचे टीलों पर बसी हुई है। उसके पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। इसकी बात स्पष्ट हो गई कि वो सिंधु नदी का पानी बढ़कर इधर आए, उसके मतलब आने के बाद वो जो उच्च वर्ग की बस्ती है वो उससे तबाह ना हो, उससे नष्ट ना हो, उससे बचाव के लिए यहाँ पर ये टीलों की स्थापना की गई। और ये सारे टीले जो हैं वो बनाए हुए हैं, कोई प्राकृतिक टीले नहीं। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। ऐसा माना जाता है कि वो घर शायद उतने अधिक मजबूत नहीं रहे होंगे, उतने अच्छे नहीं बने रहे होंगे, इसीलिए आज वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और इसीलिए ये अनुमान लगाया गया कि चूंकि ये घर टूटे फूटे मिले हैं और छोटे छोटे हैं, तो ये हुआ कि शायद यहाँ पर कामगार रहते थे। और उच्च वर्ग की बस्ती जो है वो आज भी काफ़ी कुछ देखने को मिल जाती है, काफ़ी कुछ उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं पूरा वो जो आप आड़ा और तिरछा जो नियोजन है, मतलब वो बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें जा रही हैं और एक दूसरे को आड़े या तिरछे उसमें काट रही हैं, ये पूरा उसका नियोजन है। इस सभ्यता का जो खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक और आकर्षण का केंद्र है, जो कि महाकुंड कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के तहत यहाँ पर सामूहिक स्नान की व्यवस्था रही होगी। यह 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट गहरा है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे कक्ष बने हुए हैं, जैसे कोई इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान होता होगा तो लोग यहाँ पर एकत्र होते होंगे, वहाँ जो कक्ष हैं उन कक्षों में वो रहते होंगे और सामूहिक स्नान के लिए इस महाकुंड का प्रयोग किया जाता होगा। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं। सबसे बड़ी बात इन स्नान घरों की ये विशेषता है कि 8 स्नान घर एक पंक्ति में बने हुए हैं, लेकिन एक का भी दरवाज़ा दूसरे की ओर नहीं खुलता। यानी पूरी तरह से वहाँ पर इस चीज़ की व्यवस्था बनाई गई है कि किसी भी प्रकार की मतलब कोई दुर्भावना वहाँ पर ना उपस्थित हो। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है, बल्कि इस सभ्यता के जितने भी साक्ष्य मिले हैं उन सब में पक्की ईंटें ही मिली हैं। और ईंटें भी जो हैं वो उनकी अच्छी एक साइज़ की, मतलब एक ही आकार की बनी हुई हैं और पक्की ईंटें हैं। और सभी ईंटों के आकार जो हैं वो 1:2:4 के हैं। सभी भट्टी में पकी हुई हैं। यहाँ पर पत्थर का प्रयोग कम हुआ है, कहीं कहीं पर नालियाँ ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई हैं। तो ये जो आपका कुंड है, ये कुंड भी पत्थर से ईंटों से ही बना हुआ है और ये भी ईंटें पकी हैं। पानी का रिसाव रोकने के हेतु लिए कुंड के तल पर और दीवारों पर चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। चिरोड़ी होती है पत्थर को जो घिस करके तोड़ करके टुकड़े टुकड़े छोटे कर लिया था, जिसको हम लोग मोरंग कह सकते हैं। तो उसको मिला करके उसको पूरी तरह अच्छी तरह से जोड़ करके ऐसा पक्का कर दिया गया कि कहीं से भी पानी का रिसाव ना हो। पानी प्राप्ति के लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ विशाल कुंड है, मतलब कुएं से पानी जो है वो विशाल कुंड में आने की व्यवस्था है। यहाँ इसके अलावा इस सभ्यता में एक बहुत बड़ा अनाज का कोठार मिला है। उस कोठार में ऐसा माना जाता है कि कर के रूप में जो अनाज लिया जाता था वो अनाज वहाँ पर जमा किया जाता था। और बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि बैलगाड़ी के माध्यम से माल ढोया जाता था और ला करके उस जो अन्न का कोठार था वहाँ पर उसको सुरक्षित रखा जाता था। और कोठार की भी विशेषता ये थी कि कोठार जो था वो काफ़ी ऊंचा बना हुआ था और उसमें जितनी भी खिड़कियाँ थी वो ऊपर की ओर थी, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जैसे पानी या धूल या मिट्टी या कोई इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर ना पहुँच सके। इस सभ्यता की विशेषता है कि यहाँ पर कुएं और चाक पर बने बर्तनों के अतिरिक्त, जो बर्तन बनाने वाला चाक है उसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो चौकोर हैं। बस्तियाँ, कुंड, चौपड़, ठप्पेदार मोहरें, गोटियाँ, तौलने के बाट, सभी कुछ चौकोर हैं। सोने की सुइयाँ मिली हैं इस खुदाई के दौरान जो सुइयाँ प्राप्त हुई हैं उनसे ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः ये कशीदेकारी के काम आती होंगी। वहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला है जिसमें दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है, उसके बदन पर एक आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है, आप चित्र में देख सकते हैं।
कुछ हाथी दांत और तांबे की सुइयां भी मिली हैं। खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अपने आप में एक अद्वितीय रचना है, वो भी आपके सामने चित्र है। प्रसिद्ध इतिहासकारों ने इसे संसार की तत्कालीन सभ्यताओं की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है और कहा है कि इससे उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता। अर्थात कलाकारी के तौर पर अगर आप देखें, वास्तुकला की हमने बात की तो भवन निर्माण कला की बात आ गई, बौद्ध स्तूप आपने देख लिया, उसमें कितने सुंदर उसकी संरचना की हुई है। इसके अलावा जो उनके बाकी उनके बर्तन बने हुए हैं या और उनके खेल खिलौने की चीज़ें हैं या बैलगाड़ी आदि है, उससे उनकी सुरुचि का आभास हो जाता है। और जो ये शिल्प आप देखते हैं तो मूर्ति शिल्प जो है वो अपने आप में उत्कृष्ट शिल्प है और इसी वजह से ये संसार में प्रसिद्ध है। आप चित्र में ही देख पा रहे होंगे, ये एक मोहर मिली है। इस मोहर में एक पशु का चित्र है और पशु जो है वो ऐसा प्रतीत होता है जो ऐसे स्थान का है जहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली, वनस्पति आदि रही होगी। ऐसा क्योंकि आज जो स्थिति है वहाँ पर खुदाई के समय वहाँ पर काफ़ी रेत ही रेत है और रेतीली सी भूमि दिखाई देती है, लेकिन ऐसा अनुमान है क्योंकि जब खेती के साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ मिला है, तो ये और जो पशुओं के चित्र मिल रहे हैं उन पशुओं से पता लग रहा है कि ये सारे पशु जो हैं वो वनस्पति से जुड़े हुए हैं, रेतीले स्थान के नहीं हैं। तो इसका मतलब कालांतर में वहाँ पर जो है वो स्थिति बदली है, लेकिन उस समय निश्चित तौर पर वनस्पति रही होगी और पर्याप्त वर्षा भी रही होगी। इस सभ्यता के जो विशेष आकर्षण है या जिसकी वजह से सभ्यता जो है सर्वोपरि मानी जाती है, वो तीनों चीज़ें आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। पीछे आपको पृष्ठभूमि में बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है। वो नर्तकी की मूर्ति जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है वो साइड में आपको दिखाई दे रही है और नीचे वो आपका जो नरेश है, नरेश दिखाई दे रहे हैं। नरेश के चित्र पर आप नरेश पे आप देखिए तो जो दुशाला पड़ा हुआ है उसमें फूल से कढ़े हुए ये कशीदाकारी है और ध्यान से देखेंगे तो इनके सिर पर जो सिरपेंच है ये काफ़ी छोटा सा है, मतलब कोई बहुत बड़ा सा मुकुट नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं है, मतलब बहुत कुछ विशाल, बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना या बहुत अधिक अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, ऐसा कुछ इस सभ्यता में दिखाई नहीं देता और सब कुछ नियोजित है। इससे पता लगता है कि वहाँ पर एक आपसी समझ थी और उसी समझ के कारण ये सभ्यता जो थी वो इतनी अच्छी तरह से विकसित हो पाई।
पाठ से संबंधित छोटे छोटे से कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो की नगर योजना पर टिप्पणी कीजिए। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना बहुत सोची समझी एक नीति थी और यहाँ पे जो नगर है वो ग्रिड शैली के आधार पर बनाए गए, जिसमें सड़कें सीधी और आड़ी एक दूसरे को काटती हैं। ये सड़कें जो है समकोण पर एक दूसरे से मिलती हैं। पूरी जो नगर के जो घर हैं उसमें वो सेक्टर मार्ग का वहाँ पे कॉलोनी है और घर जो है वो इस तरह से बनाए गए हैं जिसके दरवाजे जो हैं वो गलियों में खुलते हैं, कोई भी दरवाज़ा सड़क पर नहीं खुलता। और इस प्रकार से एक सुनियोजित नगर योजना वहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था पर अपने विचार दीजिए। सही माने में देखा जाए तो हम लोग इस सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले भूजल को प्राप्त करने की दिशा में इस सभ्यता ने ही कार्य किया, क्योंकि यहाँ पर खुदाई में लगभग 700 कुएं मिले हैं। और भले ही आज वो हमें मीनार जैसी ही शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पता लगता है कि वहाँ पर कुएं थे। तो मानी बात है, जल प्राप्ति की सुविधा थी। प्रत्येक घर में जल की व्यवस्था थी और हर घर से नाली बनी हुई थी और नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ये नालियाँ बाहर सड़क की नाली से आकर मिलती थी और बाहर वाली नाली जो थी वो जा करके बड़े नाले से मिलती थी जो शहर के बाहर पानी को ले जाती थी। तो ये जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत श्रेष्ठ थी और सभी नालियाँ जो थी वो ढकी हुई थी। और ढकी हुई नाली होने से उनकी जो सफाई की व्यवस्था है वो भी हमारे सामने आती है और साथ ही उत्तम जल निकासी की व्यवस्था भी थी। तो इस प्रकार से भूजल को प्राप्त करना और श्रेष्ठ जल निकासी की व्यवस्था, ये दोनों ही हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये वास्तव में सभ्यता जो थी वो जल संस्कृति के नाम से जानी जा सकती है। प्रश्न 3 है, मोहनजोदड़ो में बड़े घरों में छोटे कमरे होने का क्या कारण था? तो जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि बड़े घरों में छोटे कमरे होने का शायद ये कारण रहा हुआ क्योंकि वहाँ पर बड़े घरों में 2 मंजिलें थी। ऊपर के तल पर बड़े कमरे थे और नीचे की ओर छोटे कमरे थे। तो जो कामगार लोग थे या जो घर के सहायक लोग थे वो शायद नीचे छोटे कमरों में रहते होंगे, या छोटे कमरों में कुछ शिल्प आदि काम आदि हुआ करता था और निवास के लिए ऊपर वाले बड़े कमरों का प्रयोग किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में खुदाई के समय मिली कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं? वहाँ पर बहुत सारे बर्तन हैं, गोटियाँ हैं, बाट हैं, बच्चों के खिलौने हैं, कुछ आभूषण हैं और इस तरह से चित्रकारी वाली बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हमें प्राप्त हुई हैं। साथ ही वहाँ पर जो हमें मोहरें प्राप्त हुई, उन मोहरों में हमें जो आप कह सकते हैं कि उनके इष्ट देव जो हैं वो दिखाई देते हैं, उनके जो जानवर हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर गेहूँ भी मिला है, भले ही उसकी शक्ल खराब हो चुकी है लेकिन गेहूँ भी प्राप्त हुआ है। इसी से अनुमान लगा कि वो लोग खुदाई करते थे, वो लोग खेती करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले महाकुंड के बारे में बताइए। महाकुंड के लिए जैसा कि पहले भी हम लोग ने बात की है, ये शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय सामूहिक स्नान के लिए प्रयोग में आता था। इसके किनारे साधुओं के कमरे बने हुए हैं। 8 स्नान घर एक पंक्ति में बने हैं जिनके दरवाजे एक दूसरे की ओर नहीं खुलते और इस कुंड में पानी की व्यवस्था करने के लिए पास में कुआं है और कुंड को में किसी प्रकार का पानी का रिसाव ना हो इसके लिए उसको चूने और जो मोरंग है उससे जोड़ करके उसको पक्का बनाया गया है। वहाँ पर भी पक्की नालियों की व्यवस्था है जिससे जो गंदा पानी है वो बाहर निकलता है। इस प्रकार वहाँ पर भी उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये कुंड भी जो है ये कुंड भी गोल नहीं है, चौकोर ही है और इसमें 2 ओर से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। मोहनजोदड़ो के लोग कोठार किस लिए इस्तेमाल करते थे? कोठार, ये अनाज वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और ऐसा अनुमान लगाया गया क्योंकि एक विशाल कोठार मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पर सभी का जो अनाज है वहाँ पर रखा जाता होगा सुरक्षित। तो शायद या तो कर के रूप में वहाँ पर अनाज लिया जाता होगा और उसको वहाँ पर कोठार में सुरक्षित किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना पर टिप्पणी कीजिए। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के घर मिले हैं और ये जो पूरा इनका नगर बसा हुआ है वो नगर ऊंचे नीचे टीलों पर बसा हुआ है। तो जो उच्च वर्ग की बस्ती है वो थोड़े ऊंचे टीलों पर है और शायद जो कामगार और शिल्पकार हैं उनकी बस्ती थोड़े नीचे टीलों पर रही होगी। बड़े घर मिले हैं, कुछ घरों में ऊपर की ओर ऐसे छेद मिले हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर ऊपर की दूसरी मंजिल बनाने के लिए शहतीर आदि की व्यवस्था की गई होगी। सीढ़ियों की प्राप्ति हुई है जिससे ये अनुमान हो जाता है कि कुछ घरों में 2 मंजिलें थे, मतलब दूसरी मंजिल पर भी निवास करने की योजना थी।
घर जो है वो सेक्टर मार्का कॉलोनी बनी हुई है। सारे घर ऐसे बने हैं कि उनके दरवाजे, मुख्य दरवाज़ा जो है वो गली की ओर खुलता है और हर घर में स्नान घर है। हर घर के अंदर पानी की उचित व्यवस्था और उसके जल निकासी की उचित व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये घर जो है वो पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। नालियाँ पक्की हैं और ढकी हुई हैं। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पर हमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो सब बहुत अधिक सुरुचिपूर्वक ढंग से तैयार की गई हैं। चाहे वो उनकी कलाकारी है, चाहे वो उनकी वास्तुशिल्प है या उनका मूर्ति शिल्प है, सभी में उनकी जो सौंदर्य बोध है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके साथ ही वहाँ पर किसी प्रकार की राजसी सत्ता या धार्मिक सत्ता का कोई अवशेष हमें नहीं मिला है। कोई राजा की बात, यहाँ तक कि जो उनका एक, जिसको हम लोग नरेश कह करके हम लोग संबोधित करते हैं, उस नरेश के सिर पर सिरपेंच भी जो है वो बहुत छोटा सा है। यानी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विशाल बहुत राजसी सत्ता दिखाई जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार के जो हथियार होते हैं राजाओं से संबंधित, राजसी सत्ता से संबंधित, वैसे कोई हथियार प्राप्त नहीं हुए। और इसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थल भी वहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत स्तूप अवश्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है कि कोई धार्मिक सत्ता थी जिसके कारण ये समाज जो था वो पूरी तरह से परिचालित होता था। इसलिए इसको, और जो कुछ मिला है वो बहुत अधिक सुंदरता से, सुरुचि से युक्त है। इसलिए इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी खूबी सौंदर्य बोध है। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? क्योंकि हमें वहाँ पर काम के लिए जो उपयुक्त सामग्री है, जैसे औजारों की प्राप्ति तो हुई है, लेकिन किसी प्रकार के हथियारों की प्राप्ति नहीं हुई है। और सब कुछ इतना सुनियोजित है कि वो इतने वर्षों के बाद भी आज भी अपनी सुंदर योजना को प्रस्तुत करने में सक्षम है। इससे हमें समझ में आता है कि ये आपसी समझ से अनुशासित सभ्यता थी। प्रश्न 10 है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती हुई जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। ये बात अपने में पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इन खंडहरों के माध्यम से भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से अभी उन सबको नहीं देख सकते जो लोग भी उस समय वहाँ पर निवास करते थे, लेकिन हम इनके माध्यम से, जो भी हमें साक्ष्य मिल रहे हैं उनके माध्यम से ये अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी ज़िंदगी में किस तरह की क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सुनियोजित ढंग से पूरी की जाती थी। ऐसी बहुत सी बातें जिनके बारे में शायद हमें साक्ष्य नहीं मिलते, तो हमें जानकारी ही नहीं होती। तो जो उनकी ज़िंदगी थी, उस समय का जो जीवन था, उस जीवन का पूरा उनका साक्ष्य, उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं, इन सब का अनुमान हम इन टूटे फूटे खंडहरों से ही लगा सकते हैं। इसलिए ये बात अपनी जगह सत्य है। आज के लिए इतना ही। सभी के कल्याण की कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।